वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज पुनः जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट थी, संडे का दिन हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर होता है और हमारी आप सबकी चहेती डॉक्टर कनिष्का जी आज हमारे बीच में पधार चुकी हैं। आइए जानते हैं कि आज डाइट एंड न्यूट्रिशन में क्या नया जानने को हम सबको मिलने वाला है। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर कनिष्का सिंह जी, आज की इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका। मैं अभी ट्रैवल में हूँ, तो मुझे समय लगेगा करीबन 5-7 मिनट पहुँचने में। आपसे निवेदन है कि आप। जी कोई बात नहीं प्रमोद, आप अपने समय से पहुंचिए। इन द मीनवाइल सेशन शुरू कर देते हैं। अ, प्यारे साथियों, हमारे सभी ऑडियंस, सारे टीम मेंबर्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में मैं हूं डॉक्टर कनिष्का सिंह, अ, आपकी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कह लीजिए, न्यूट्रिशन दोस्त कह लीजिए। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर से लेके आए हैं और ये टॉपिक सभी के लिए है। मतलब ये छोटा बच्चा है, या बड़ा इंसान है, बूढ़ा है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हर किसी के लिए आज का जो टॉपिक है वो इक्वल इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि इसके प्रभाव भी सब पे एक जैसे पड़ते हैं। सब जो है इक्वली इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके आज का जो टॉपिक है उससे। आज का टॉपिक है हमारा, क्योंकि हमारा भी जो है 2-3 दिन पहले फूड सेफ्टी डे निकला है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे निकला है। उसके रेफरेंस में दोनों ही एस्पेक्ट को कंबाइन करके आज का सेशन आप लोगों के लिए एक जर्नलाइज फॉर्म में मैं लेके आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ फूड सेफ्टी इन ब्रेन हेल्थ। फूड सेफ्टी का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है या इफेक्ट है आपके ब्रेन हेल्थ पे। यहाँ हम ओवरऑल हेल्थ को भी कवर करेंगे कुछ कुछ एंड पॉइंट पे, लेकिन ब्रेन हेल्थ में मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या फर्क होता है, क्या इम्पैक्ट आता है हमारे हेल्थ में अब फूड सेफ्टी को लेके। फूड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो इतना इम्पोर्टेंट है उसे उतना ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हम सभी जो हैं फूड हैंडलर्स हैं, या तो खाना बना रहे हैं या परोस रहे हैं या खा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से फूड रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, और हम चाहे ना चाहे, जाने में अनजाने में भी सही, और कभी जो है जानबूझ के भी हमारी जो फूड हैंडलिंग है, फूड सेफ्टी जो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, उसमें गड़बड़ आती जिसकी वजह से हमें, या हमसे जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति को, या नहीं भी जुड़े दूसरे व्यक्ति को जो हमारे से जो है कनेक्ट करता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी, तो उसके हेल्थ को हम इफेक्ट करते हैं, उसकी हेल्थ से हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो बिना किसी की देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सेशन जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा, जनरलाइज सेशन रहेगा। बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं इस सेशन में कवर नहीं करूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा बायोकेमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल और मेडिकल एस्पेक्ट है ये। तो मैंने कोशिश की है आपके लिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करूं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फूड सेफ्टी होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो टर्म है फूड सेफ्टी, वहां पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। फूड यानी कि भोजन या आहार, अ, और सेफ्टी मीन वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मेथड जिससे कि हमारा फूड जो है
कुछ ऐसी चीजों से जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं उनसे सेफ रहे। ठीक है। और जब फूड सेफ रहेगा तो फूड को कंज्यूम करने वाला भी सेफ रहेगा। ठीक है। तो फूड सेफ्टी उन सभी साइंटिफिक मेथड्स को, उन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को कहते हैं, या मतलब चाहे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में हो और पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल फॉर्म में हो, अ, जो कि फूड हैंडलिंग, फूड प्रिपरेशन और फूड स्टोरेज को कंबाइन करती है। यानी कि फूड सेफ्टी में आपके किस तरह से आप फूड को हैंडल कर रहे हो, फूड को आप स्टोर कर रहे हो, और फूड को प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिजर्व कर रहे हो। ठीक है। वो सारे मेथड्स आते हैं फूड सेफ्टी के अंदर। और वो सारे मेथड ऐसे होने चाहिए जो साइंटिफिक हो, और अ, आपकी जो फूड बोर्न डिसीज है, यानी कि खाने से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, उनसे आपको बचाया जा सके। क्योंकि एक बार खाना आपकी बॉडी में चला गया तो आपके पास कोई मेथड नहीं होता कि आप उसे खाने से बाहर, बॉडी से बाहर निकाल सके बिना किसी इफेक्ट के। अगर वो खाना आपकी बॉडी में चला गया है तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा, कम या ज्यादा वो अलग बात है। तो food handling basically describes all the scientific methods and practices related to food handling, preparation and preservation and storage, which prevent the infestation, infection and other foodborne diseases. ठीक है। अब वो फूड बोर्न डिसीज यानी कि फूड को कंज्यूम करने के बाद, किसी भी तरह से ह्यूमन कांटेक्ट में आने के बाद जो भी हमारी फूड से उत्पन्न बीमारियां होती हैं। अब फूड जो सेफ्टी है, जो हम कहते हैं कि हमारे को बीमारियां ना हो, खाने से हमें बीमारी नहीं है। हमारे घर में बड़े बूढ़े हमेशा कहते आए हैं, या हमारे बड़े बूढ़े छोड़िए, हमारे पेरेंट्स कहते आए हैं, हम खुद कहते हैं कि खाने को हमेशा स्वच्छ और ताजा रखें, ज्यादा बासी ना खाएं और ज्यादा गंदा ना खाएं। कई तरीके के चीजों से बचाव के जो है हमारे घर में डे टू डे चीजें रहती आपकी होती हैं, या आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, जैसे बस साफ बर्तन में खाना पकाना, साफ हाथों से खाना पकाना, साफ जगह रहना उस किचन में, या जहाँ भी खाना पकाने का है, परोसने का है, रखने का काम हो रहा है, उसकी साफ सफाई, किचन के स्टोरेज की साफ सफाई। और आजकल जो आप न्यूज देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, तो पिछले एक दो दिन पहले ही एक काफी बड़े ब्रांड के, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें ये फूड सेफ्टी का जो पैरामीटर है ये बिल्कुल नील पाया गया। यानी कि जहां आटा रखा है वहां गंदगी फैली है, क्या नाम है आपका, एक्सपायर्ड सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वहां। आप कभी हॉस्पिटल के कई हॉस्पिटल्स के किचन में जाएंगे तो किचन वाले कभी अपना हॉस्पिटल नहीं दिखाते। अगर बहुत इन्फेस्टेड या इन्फेक्टेड रहता है तो वो आपको तमाम प्रोटोकॉल्स बता देंगे कि हम नहीं दिखा सकते, ये है भाई, क्योंकि वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज सामने आ गई तो काफी बड़ी मेजर इश्यूज उनके लिए क्रिएट हो जाएंगे, तो आपको दिखाते नहीं है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो सामने तो जो सर्विंग काउंटर है उसमें तो बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बैक स्टेज में वो जो खाना बड़ी सुंदर प्लेट में आ रहा है वो पीछे किस तरह से स्टोर किया, उसका रॉ मटेरियल किस तरह से स्टोर हुआ है, या उसका कई सारी चीजें हैं जो फूड सेफ्टी के अंतर्गत बहुत स्ट्रिक्ट नियम में आती हैं, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होती है। इसलिए रेस्टोरेंट ओनर्स भी जो है अपने किचन को या स्टोरेज एरिया को जो है कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। आपकी एंट्री वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रहती है अगर आप कभी जाने की भी कोशिश करेंगे तो। ये सिर्फ उनके लिए है जो जिनका फूड सेफ्टी का जो पैरामीटर है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जो लोग ऐसे फूड सर्विंग सेटअप्स हैं जो बहुत साफ सफाई से बनाते हैं, वो कभी आपको
अपना किचन, अपना जो स्टोरेज एरिया, फूड हैंडलिंग एरिया है, वो कभी दिखाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन अब आती है ये बात की जो फूड सेफ्टी के जो इश्यूज हैं वो किन कैटेगरीज के अंदर में आते हैं। कितने तरीके के फूड सेफ्टी इश्यूज होते हैं, या जिन्हें कह सकते हैं हम फूड सेफ्टी हैजार्ड्स होते हैं। हैजार्ड यानी कि रिस्क या इश्यूज, जिन्हें हमने सभी तरीके के इश्यूज को कैटेगराइज किया। तो आप 5 तरीके की फूड सेफ्टी होती हैं, या 5 तरीके के फूड सेफ्टी हजार्ड्स होते हैं जिनको फूड सेफ्टी मेथड से जो है आपका चेकआउट किया जाता है। पहला है बायोलॉजिकल, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजिकल भी बोलते हैं। दूसरा आता है केमिकल, केमिकल हैजार्ड या केमिकल फूड सेफ्टी। पहला है बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल फूड सेफ्टी। दूसरा है केमिकल फूड सेफ्टी या केमिकल हैजार्ड। तीसरा है फिजिकल फूड सेफ्टी या फिजिकल हैजार्ड। और चौथा है आपका एलर्जिक फूड सेफ्टी या एलर्जिक फूड से ये हैजार्ड। सॉरी, 4 हैं, 5 नहीं है, 4 हैं। इसके अलावा अब बात आती है जो ये अब टाइप्स तो हमने समझ लिया कि बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल है। माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, ये वो जीव हैं जो हमारे हर समय आसपास रहते हैं, हमारी बॉडी पे हर सरफेस पे होते हैं हमेशा, ठीक है, बट वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, या किसी भी तरीके के हाई पावर लेंस की जरूरत होती है, तो ही हम उन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ठीक है। अब ये अ, समझने की क्यों जरूरत है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी फूड सेफ्टी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। फूड सेफ्टी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है कि अगर आप घर में भी खाना बना रहे हैं और आपने ये फूड सेफ्टी नहीं रखी है, तो आप घर के अंदर भी अगर बना रहे हैं तो आपको बीमार होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा इसके अलावा डिपेंड करता है वो किस तरीके का फूड सेफ्टी हैजार्ड है। वो आपके घर से भी आ सकता है, आपसे खुद से आ सकता है, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आ सकता है। तो चलिए, पहला फूड सेफ्टी टाइप या फूड सेफ्टी हैजार्ड टाइप समझ लेते हैं। पहला फूड सेफ्टी हैजार्ड है बायोलॉजिकल हैजार्ड, या जिसे हम माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड भी बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीवों से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगई, वायरस, ठीक, इस तरीके की चीजों से आपके फैलता है। ठीक है। जब कोई भी फूड आपका किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अनवांटेड या एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्फेक्ट हो जाता है या कंटामिनेट हो जाता है, या जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, तो उस खाने को अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने में है वो हमारे बॉडी में भी आ जाता है। तो जो वो खाने में इफेक्ट दे रहा है वैसा ही इफेक्ट हमारी बॉडी में देता है। यानी कि खाने को सड़ा दिया है तो हमारी बॉडी में भी आके भी हमारी बॉडी को सड़ाएगा, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेस्टेशन करेगा। ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने कहा, हर सरफेस पे हर टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप कितने भी सैनिटाइजर लगा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आप एब्सोल्यूट इनर्ट एनवायरनमेंट कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक वो एक लैबोरेटरी सेटअप ना हो। तो लैबोरेटरी सेटअप में भी पूरे चांसेस होते हैं हर सरफेस पे एटलीस्ट मिनिमल अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना। ठीक है। और नॉर्मल एनवायरनमेंट में तो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये किस किस के थ्रू फैल सकता है? ये आपके एयर के थ्रू फैल सकता है, हवा के थ्रू फैल सकता है, जिसमें सॉइल के थ्रू फैल सकता है, वाटर के थ्रू फैल सकता है, एनिमल के थ्रू फैल सकता है, और ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग के खुद की बॉडी से या उसकी एसोसिएटेड चीजों से फैल सकता है। यानी कि आपकी एक्सक्रीटा से फैल सकता है, आपकी यूरिन से फैल सकता है, तमाम चीजों से, आपके सलाइवा, आपकी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है, किसी भी तरह से ये फैल सकता है। ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कई तरीके के होते हैं। पहली कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की। ठीक है। बैक्टीरिया भी कई तरीके के होते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप। ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव टाइप के। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैक्टीरिया, जो कि फूड की कैटेगरी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं, मैंने सिर्फ वही कवर करी हैं। तो सैल्मोनेला नाम का जो बैक्टीरिया है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है फूड में, मतलब बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। अ, इसके अलावा एक है लिस्टीरिया, एक है आपका ई कोली। ई कोली बैक्टीरिया भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, और ये ई कोली बैक्टीरिया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है। यानी कि आपकी आंतों में भी ई कोली बैक्टीरिया होता है, बट अगर एक लिमिट तक है तो अच्छा है, बॉडी को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक के बाद आपका जो है ये बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, और ई कोली के इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं ह्यूमंस में, सैल्मोनेला और ई कोली के इन्फेक्शन। ठीक है। इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो भी आपका बहुत कॉमनली फूड में पाया जाता है, या फूड इन्फेक्शन में पाया, फूड बोर्ड डिसीज इसके थ्रू काफी होते हैं। इसके बाद एक है आपका फंगी, जिसे हम फंगस बोलते हैं। तो फंगस दो तरीके की होती है, एक ईस्ट होती है और एक मोल्ड होते हैं। ठीक है। तो जैसे आप मशरूम्स हैं, तो ये क्या है, ये फंगी की कैटेगरी में आते हैं, पर ये एडेबल फंगी होती है। सारे मशरूम्स एडेबल नहीं होते हैं, बट एडेबल जो होते हैं वो फंगी की कैटेगरी में आते हैं, ये हेल्दी होते हैं। लेकिन मोल्ड जो है, ज्यादातर जो है ये हेल्दी नहीं होते हैं। अगर खाने के ऊपर कोई मोल्ड लगाए, हरा, नीला, पीला, सफेद और लाल रंग का कोई मोल्ड है, ईस्ट है, तो वो खाने खाने लायक नहीं है, वो खराब है, आपके बॉडी को हार्म करेगा। इसके अलावा एक होते हैं वायरस। जो है वायरस जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का। ठीक है। वायरसेस में सबसे कॉमन है आपके नोरो वायरस, एक हेपेटाइटिस ए वायरस, जैसे कॉमन है फूड बोर्न डिसीजेस के लिए। इसके अलावा पैरासाइट्स और रोडेंट्स होते हैं। पैरासाइट्स में जैसे कीड़े हो गए आपके, वर्म्स। ठीक है। और प्रोटोजोआज हो गए। और रोडेंट्स में जैसे चूहे, चूहों के ड्रॉपलेट, या किसी भी कीड़े के ड्रॉपलेट, या मक्खी हो गई, या इस तरीके की चीजें हो गई। तो पैरासाइट्स एंड रोडेंट्स आपके होते हैं। अब ये सब क्या करते हैं, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाने को अलग अलग तरह से इन्फेक्ट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। ठीक है। ये आपके हाथों से आ सकते हैं, अगर आपने नाखून नहीं काटे हैं, साफ नहीं करे हैं, हाथ नहीं धोए हैं, कपड़े गंदे पहने हैं, या सरफेस गंदा है, या बर्तन गंदा है, एनवायरनमेंट खराब है, तमाम या पानी जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो आपने सब्जियां या कुछ भी आपने ऐसा यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें हो सकता है। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं। इनका जो अगर एक मेजर इफेक्ट बताऊं तो इनका कॉमन है कि ये आपको फूड पॉइजनिंग करा देंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, रोडेंट्स हो, पैरासाइट हो, ये आपको फूड पॉइजनिंग करा देंगे। अब जो सैल्मोनेला है, जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमनली पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो
ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है, किन-किन चीज़ों में आपको ये पाया जाएगा? पहला है अनकुक्ड मीट। जो लोग आधा कच्चा मीट खाते हैं या कच्चा मीट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, साफ नहीं करते, अनकुक्ड या अंडर कुक्ड मीट, दोनों ही कंडीशन में आपको सैल्मोनेला उसमें मिलेगा। इसके अलावा पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी अंडे, सॉरी एग एंड पोल्ट्री, एग एंड पोल्ट्री मतलब अंडे, और जैसे चिकन वगैरह आप खाते हैं, ठीक है, वो आपको उसमें मिलेगा। इसके अलावा अनपेस्चराइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज। तो चीज जो है आजकल लोग बहुत खा रहे हैं, तो चीज में ये बहुत ज्यादा आपका पाया जाता है सैल्मोनेला, मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, क्योंकि मिल्क क्या है, एक हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है। तो मिल्क से बनने वाले सारे प्रोडक्ट जो हैं हाईली पेरिशेबल होते हैं, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है। इसके अलावा आपके जो अगर आप प्रोसेस भी करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो प्रोसेस्ड ड्राई मिल्क यूज कर रहे हैं,